वार विथ डेनमार्क एंड द ट्रीटी ऑफ गेस्टिंग। तो यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं, एक तो इसमें अहम जो है वो है ट्रीटी ऑफ गेस्टिंग, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, और वार विथ डेनमार्क। ये अपन कह सकते हैं पहली सिद्धि थी जिसके थ्रू जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, और ये बिस्मार्क की बहुत बड़ी जीत थी। तो अब ये कैसे जीत थी और ये कैसे अपन कह सकते हैं पहली सिद्धि थी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, हम जब इस पूरे इवेंट को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे ये सब कुछ हुआ था। द टू डचेस शेस्लेस्विग एंड होल्स्टेन वर अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनमार्क। ये जो दोनों डचेस थी, शेस्लेस्विग और होल्स्टेन, ये डेनमार्क के नियंत्रण में थी। अभी डचेस क्या होते हैं? डचेस वो एरियाज होते हैं जो ड्यूक के अंडर में होते हैं। अब ड्यूक कौन होता है? ड्यूक जो शासक होता है उसे यूरोप में ड्यूक कहते हैं। तो जो ड्यूक के अंडर में जो एरियाज होते हैं तो उन्हें डचीज कहते हैं। तो ये दोनों डचीज थी, शेस्लेस्विग और होल्स्टेन, और ये किसके अधीन थी? डेनमार्क के कंट्रोल में। बट दे वर नॉट द अनसेपरेबल पार्ट्स ऑफ डेनमार्क, और ये ऐसे पार्ट नहीं थे कि जिसे डेनमार्क से अलग नहीं किए जा सकते। द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ होल्स्टेन वाज जर्मन। यहाँ से थोड़ा आप समझने की कोशिश करें कि वहां पर स्थिति कैसी थी। कि होल्स्टेन में जो पॉपुलेशन थी, मेजॉरिटी पॉपुलेशन का मतलब बहुमत जो थी आबादी की, वो जर्मनों की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होल्स्टेन जो था वो जर्मन यूनियन का भी एक मेंबर था। द जर्मन्स वर इन मेजॉरिटी इन शेस्लेस्विग, और जर्मन्स जो थे वो शेस्लेस्विग में भी ज्यादा थे, पॉपुलेशन में, आबादी में ज्यादा थे। बट द डैन पीपल आल्सो लिव्ड देयर, लेकिन उस शेस्लेस्विग में डैन पीपल भी रहते थे, who were in opposition of the integration of Germany, और वो जर्मनी का इंटीग्रेशन चाहते नहीं थे, मींस उसके खिलाफ थे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी नहीं चाहते थे। इन द कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट लंदन इन 1852 AD, इसको थोड़ा ध्यान से सुने, और इस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा फैसला लिया गया था। तो जो सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस में सम्मेलन जो हुआ था लंदन में 1852 AD में, द यूरोपियन रूलर्स एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ डेनमार्क ऑन दीज डचेस। ठीक है, तो यूरोप के जो शासक थे उन्होंने इन डचेस में, जैसे अपन पढ़ चुके हैं, दो थे, शेस्लेस्विग और होल्स्टेन, तो इन दोनों डचेस पे डेनमार्क की अथॉरिटी को स्वीकार कर लिया, भाई डेनमार्क की जो नियंत्रण था उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन आगे उन्होंने एक शर्त भी रखी, ओनली ऑन द कंडीशन दैट डेनमार्क विल नॉट मर्ज दैट इन इट्स टेरिटरी इन फ्यूचर। तो इस शर्त पे रखा गया कि डेनमार्क भविष्य में उसे अपनी टेरिटरी में शामिल नहीं करेगा। But only 10 years later, in 1863 AD, the ruler of Denmark, Frederick, took control of the states. लेकिन 10 साल पश्चात 1863 AD में जो डेनमार्क के रूलर थे जिनका नाम फ्रेडरिक था, उन्होंने इन दोनों स्टेट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। On this issue, Bismarck got an opportunity to show his political ability and diplomatic skill. हम पहले भी बिस्मार्क के बारे में पढ़ चुके हैं, वो डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा था। तो जब ये प्रॉब्लम हुआ, जब ये जो इशू हुई, तो बिस्मार्क को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई अपनी पॉलिटिकल एबिलिटी, मींस राजनीतिक योग्यता और कूटनीतिक कुशलता दिखाने का उसको मौका मिल गया। बाय यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी, अब इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाना चाहता था। तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए बिस्मार्क वांटेड टू पुट एन एंड टू द जर्मन यूनियन बाय गेटिंग ऑस्ट्रिया आउट फ्रॉम द जर्मनी। तो वो जर्मन यूनियन था उसको खत्म करना था, जिससे कि ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी से बाहर हो जाता। आगे देखिए, ही सक्सीडेड इन एफर्ट, और वो सक्सेसफुल भी रहा। तो जर्मन यूनियन को मैं एंड कर दिया और ऑस्ट्रिया को भी बाहर कर दिया जर्मनी। An agreement was signed between Prussia and Austria regarding both the duchies. और प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में दोनों डचेस को लेके एक समझौता हुआ। अकॉर्डिंगली, जिसके तहत डेनमार्क सुप्रीमेसी ऑन बोथ द स्टेट्स वाज रिजेक्टेड।
मीन्स डेनमार्क का जो कंट्रोल था दोनों स्टेट्स पे वो अस्वीकार कर लिया गया एंड इट वाज डिसाइडेड टू गिव ए फाइनल वार्निंग टू इट, और ये निश्चय किया गया कि उसको एक आखिरी चेतावनी दी जाती है। दिस पैक्ट वाज ए विक्ट्री फॉर बिस्मार्क, और बिस्मार्क ऐसे ही किसी अपॉर्चुनिटी के लिए का इंतजार कर रहे थे, और ये जो समझौता था, ये जो पैक्ट जो हुआ था प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में, ये बिस्मार्क की जीत थी। The joint forces of Austria and Prussia defeated Denmark in February 1864 AD. 1860 फरवरी 1864 AD में ऑस्ट्रिया और प्रूशिया की जॉइंट फोर्सेस में संयुक्त सेना ने डेनमार्क को हरा दिया। A pact was signed by William and Francis Joseph at a place called Gestein on 14th August 1865 AD regarding the possession of both the duchies. तो विलियम और फ्रांसिस जोसेफ जो था उनके बीच में एक जगह पर जिसका नाम गेस्टाइन था, वहां पर एक समझौता साइन किया गया। गेस्टाइन, देखिए होता यूं है कि जो जहां पर भी एग्रीमेंट साइन किया जाता है यूजुअली उस एग्रीमेंट का नाम उस स्थान के नाम पे रख दिया जाता है। तो ये गेस्टाइन नामक जगह पे ये समझौता साइन किया था विलियम और फ्रांसिस जोसेफ ने 14 अगस्त 1865, इसलिए इसका नाम पैक्ट ऑफ गेस्टाइन पड़ गया या गेस्टाइन पैक्ट पड़ गया, ठीक है। और इसमें डिस्कशन क्या हुआ था रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ बोथ द डचेस, मींस ये डिसाइड करना था कि उसके पोजीशन, उसके कब्जे के बारे में। इन डचेस जो थी, डचेस दो थे, हॉलस्टाइन और शेस्लविक, तो इन दोनों के कब्जे के बारे में ये पैक्ट हुआ था। अब इस पैक्ट के अनुसार क्या था, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट हॉलस्टाइन वाज गिवन टू ऑस्ट्रिया, हॉलस्टाइन जो था वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, और शेस्लविक वाज अवॉर्डेड टू प्रशिया, और शेस्लविक जो था वो प्रशिया को मिल गया। एंड द डचीज ऑफ लैंडनबर्ग वाज सोल्ड टू प्रशिया, और लैंडनबर्ग का जो डचेस था वो प्रशिया को बेच दिया गया। तो इस तरह से अगर हम इस पैक्ट को देखें तो इससे शेस्लविक भी प्रशिया को मिल गया और लैंडनबर्ग जो था वो भी प्रशिया को मिल गया। तो इस तरह से ये बिस्मार्क की एक बहुत बड़ी जीत है कि वो इतने बड़े एरियाज को इस पैक्ट के और इस युद्ध के सहायता से इन एरियाज को, मेनली शेस्लविक और लैंडनबर्ग को अपने कब्जे में कर लिया, और प्रशिया के साथ दोनों एरियाज जुड़ गए। आगे देखें क्या हुआ। प्रशिया गॉट द राइट ऑफ बैरिकेडिंग द पोर्ट नेम्ड कील। कील नामक एक बंदरगाह था, उसको किलाबंदी करने का अधिकार प्रशिया को मिल गया, ठीक है। द गेस्टाइन पैक्ट, अब तो देखिए ये जो पोर्ट था उस पर भी उसने किलाबंदी कर ली, ठीक है, तो इसका भी अधिकार प्रशिया को मिल गया। द गेस्टाइन पैक्ट वाज ए पॉलिटिकल एरर ऑफ ऑस्ट्रिया। जो गेस्टाइन का जो पैक्ट था वो ऑस्ट्रिया के लिए तो एक राजनीतिक गलती थी, लेकिन ए बिग डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर बिस्मार्क, लेकिन बिस्मार्क के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। बिस्मार्क हैड प्रिपेयर्ड द बैकग्राउंड फॉर वॉर ऑन द नेक्स्ट इश्यू ऑफ हॉलस्टाइन विद ऑस्ट्रिया। तो अब जो बिस्मार्क था, ये अपन ने देखा कि दो डचेस थे, उनमें से एक तो प्रशिया को मिल गया, शेस्लविक मिल गया, अब रह गया था होल्स्टाइन। अब बिस्मार्क क्या था, वो चाहता था कि होल्स्टाइन भी मिल जाए, तो इसलिए उसने इसके युद्ध के लिए तैयारी चालू कर दी, जिससे कि वो होल्स्टाइन भी ऑस्ट्रिया से हासिल कर सके। ट्रीटी ऑफ ऑस्ट्रिया, प्रशिया एंड प्राग। तो ये जो था ऑस्ट्रिया प्रशिया के बीच में ट्रीटी जो हुई थी प्राग में, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसे आप कह सकते हो कि सेकंड चरण था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या हुआ था। द सेकंड स्टेप ऑफ बिस्मार्क आफ्टर द पैक्ट ऑफ गेस्टाइन was to make preparation for the war against Austria. तो पैक्ट ऑफ गेस्टाइन तो हम पढ़ चुके हैं, जिसके तहत जर्मनी को, मींस प्रशिया को शेस्लविक मिल गया था, लैंडनबर्ग
जो था वो भी उसने प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ये पैक्ट ऑफ गेस्टाइन अपन फर्स्ट स्टेप मान सकते हैं, तो ये अपन सेकंड स्टेप था ये बिस्मार्क का, जिसमें वो स्वयं को ऑस्ट्रिया के खिलाफ वार के लिए तैयार कर रहा था। ऑन वन साइड बिस्मार्क स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर वॉर, एक तरफ तो बिस्मार्क ने युद्ध की तैयारी चालू कर दी, and on the other hand, by the means of diplomacy, he started making efforts to stop any assistance for Austria from the European nations. और दूसरी तरफ उसने डिप्लोमेसी के द्वारा के माध्यम से यूरोपियन नेशन से ऑस्ट्रिया के लिए कोई भी सहायता को रोकने के प्रयत्न चालू कर दी। तो बेस इसने ये भी पक्का कर लिया कि कोई भी यूरोपियन नेशन जब भी रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध हो, कोई भी यूरोपियन नेशन आगे आके ऑस्ट्रिया की मदद नहीं करेगी। आगे देखें, द इंटरनेशनल सिनेरियो वाज आल्सो कंडक्टिव एट दिस टाइम फॉर दिस वर्क, और जो अंतरराष्ट्रीय वातावरण था इस काम के लिए उस समय बिल्कुल सहायक था। इंग्लैंड वाज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द यूरोपियन स्टेट। देखिए, सबसे पहले ये कहा गया कि इंटरनेशनल सिनेरियो बहुत अच्छा था, तो उसका प्रमाण इसी से मिलता है कि इंग्लैंड जो था उस वक्त पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस फॉलो कर रहा था, जिसके तहत ये था कि वो यूरोपियन स्टेट में अगर कुछ भी होता है तो उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसको कुछ भी लेना देना नहीं था। यूरोपियन स्टेट्स में कुछ भी होता है तो दैट इज द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। तो इंग्लैंड की तो बात यहीं पर खत्म हो गई कि अगर कल को युद्ध होता है तो इंग्लैंड तो पार्ट लेगा नहीं, क्योंकि वो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस फॉलो कर रहा था। आगे देखिए, द सिंपैथी ऑफ रशिया वाज ऑब्टेन्ड बाय प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट इन पोलैंड। रशिया जो है, रशिया की सिंपैथी भी में सहानुभूति जो थी वो भी प्राप्त कर, कैसे, मीन्स पोलैंड में जो विद्रोह हुआ था तो उस समय उनको सहायता देके तो रशिया भी प्रशिया के पक्ष में आ गया। ठीक है, तीसरा देखिए, फ्रांस वाज परस्यूडेड टू रिमेन न्यूट्रल ऑन द प्रॉमिस ऑफ गेटिंग ए सर्टेन पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ राइन। और फ्रांस को समझा लिया गया कि वो अगर न्यूट्रल रहता है, मीन्स कुछ भी नहीं करता है, शांत रहता है, तो उसे राइन की जो टेरिटरी, राइन जो एरिया है उसके क्षेत्र में से कुछ हिस्सा उसको दे दिया जाएगा। तो फ्रांस भी चुप, रशिया भी उनके पक्ष में, और इंग्लैंड तो वैसे ही चुप था। आगे देखो, ऑस्ट्रिया वाज एन ऑब्स्टिकल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो ऑस्ट्रिया जो था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है उसमें भी एक ऑब्स्टिकल था। A pact was signed between Prussia and Sardinia in 1866 AD, according to which Venetia would be handed over to Sardinia in case Sardinia initiated a war against Austria. तो एक पैक्ट प्रशिया और सर्दानिया के बीच में 1866 ईस्वी में साइन किया गया था, जिसके अनुसार वेनेशिया सर्दानिया को दे दिया जाएगा अगर सर्दानिया ऑस्ट्रिया के खिलाफ वार शुरू करता है। When the Germans revolting against Austria in Holstein, जब जर्मन्स ऑस्ट्रिया के खिलाफ हॉलस्टेन में विद्रोह कर रहे थे, बिस्मार्क was giving secret assistance to them. बिस्मार्क उनको गुप्त सहायता प्रदान कर रहा था। तो अब बिस्मार्क को ये तो पता था कि बहुत अच्छा टाइम है युद्ध लड़ने का, और उसने इंग्लैंड भी शांत था, रशिया को अपने पक्ष में कर लिया था, फ्रांस को न्यूट्रल कर दिया था। तो ये बहुत अच्छा टाइम था बिस्मार्क के पास कि वो ऑस्ट्रिया को किसी तरह विवश करे युद्ध के लिए। तो ये एक तरीका तो ये हो गया कि भाई जर्मन्स रिवोल्ट कर रहे थे तो उनको सीक्रेटली वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। आगे देखें,
On the other hand, Austria was promoting the movement going on in the favor of the Duke of Augustin and Holstein. जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जो है होल्स्टेन में ड्यूक ऑफ अगस्ट जो थे उनके फेवर में जो आंदोलन चल रहा था उसको प्रोत्साहित कर रहा था. ए वार ब्रोक आउट बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया ऑन दिस इश्यू. इस बात को लेके प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध हुआ और यही बिस्मार्क चाहता था. बट द डिसिसिव बैटल ऑफ सेडोवा कॉनिग्राज took place on 3rd July 1866 AD, in which Austria was completely defeated, and the Treaty of Prague was signed between Austria and Prussia on 23rd August 1866 AD. तो एक निर्णायक युद्ध हुआ सोडोवा कॉनिग्राज में 3rd जुलाई 1866 में, जिसमें ऑस्ट्रिया पूरी तरह से परास्त हुआ और प्राग की संधि हुई ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के मध्य 23 अगस्त 1866 ईस्वी में. डच ऑफ होल्स्टेन वाज मर्ज्ड इनटू प्रशिया और होल्स्टेन भी अब प्रशिया को मिल गया. एंड द नॉर्थ जर्मन यूनियन वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रशिया. और नॉर्थ जर्मन यूनियन को बनाया गया प्रूशिया के लीडरशिप में, जिसमें इन विच ऑस्ट्रिया वाज नॉट इंक्लूडेड और जिसमें ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया गया. तो आप ये देख सकते हैं कि ये दूसरी जीत थी बिस्मार्क की. तो पहला अपन पढ़ ही चुके हैं और ये दूसरा था इवेंट जहां पर प्रूशिया ने होल्स्टेन जो टेरिटरी थी उसे भी हासिल कर लिया. फ्रैंको प्रशिया वार एंड द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी. तो फ्रैंकफर्ट में हुई संधि और फ्रांस और प्रशिया की युद्ध के बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं और ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का आखिरी चरण है. France had the expectation that it would get a part of Rhine if Prussia and Austria remained neutral. Thus, its border could extend up to Rhine River. तो फ्रांस को यह आशा थी कि उसे राइन का कुछ हिस्सा मिलेगा यदि वो प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें न्यूट्रल रहेगा और इससे इसका जो बॉर्डर है राइन नदी तक पहुंच जाएगा. अगर आपको ध्यान हो कि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं जहां ट्रीटी ऑफ प्राग की बात की गई थी उसमें मैं बता चुका था कि फ्रांस को प्रशिया ने ये कहते हुए न्यूट्रल किया था कि वो कुछ भी ना करें, ये कहते हुए उनको प्रॉमिस किया था कि वो राइन का कुछ हिस्सा, जो राइन की जो टेरिटरी है उसका कुछ हिस्सा फ्रांस को दे देंगे. और फ्रांस इस आशा में बैठा हुआ था कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया का जो युद्ध हुआ उसमें वो न्यूट्रल रहा तो उसको राइन मिल जाएगा और उसका बॉर्डर जो है राइन रिवर तक फैल जाएगा. बट लेकिन बिस्मार्क इग्नोर्ड इट. बिस्मार्क ने इसको इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया. द विक्ट्री ऑफ प्रशिया एंड द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थर्न जर्मन यूनियन gave a setback to the international image of France. और युद्ध में प्रशिया की जीत हो गई थी और नॉर्थर्न जर्मन यूनियन जो था, जो संघ जो था वो भी बन गया था और इसने फ्रांस के अंतरराष्ट्रीय जो प्रतिष्ठा है उसको एक सेटबैक दे दिया था. सेटबैक का मतलब आप कह सकते हो उसे क्षति पहुंचा दी थी फ्रांस के इमेज को कि फ्रांस को तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बेवकूफी बना दिया गया कि फ्रांस इनके युद्ध के मध्य चुप भी रहा और उसको कुछ मिला भी नहीं. आगे देखें. फ्रेंच पॉलिटिशियंस वर डिमांडिंग फॉर द रिवेंज ऑफ सडोवा. और जो फ्रांस के जो राजनेता थे वो सडोवा में जो हुआ उसके रिवेंज लेने की मांग कर रहे थे.
उसका बदला लेने की बात कर रहे थे। ऑन अदर साइड नेपोलियन थर्ड वांटेड टू रीगेन हिज लॉस्ट प्रेस्टीज, और दूसरी तरफ नेपोलियन थर्ड जो था वो अपनी खोई हुई जो सम्मान है उसको वापस से पाना चाहता था। सो बोथ द नेशंस वर लुकिंग एट द वॉर एज द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू देयर रेस्पेक्टिव प्रॉब्लम, और दोनों ही देश वार की तरफ देख रहे थे जिससे कि उनकी जो समस्या है उसका आखिरी हल निकाला जा सके। मीन्स वो जो वार जो था उसे वो आखिरी हल मान रहे थे, युद्ध को ही आखिरी हल मान रहे थे। नेपोलियन थर्ड हैड प्रपोज्ड टू परचेज लक्समबर्ग। नेपोलियन थर्ड ने लक्समबर्ग को खरीदने के लिए एक प्रस्ताव किया। द जर्मन नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स एंड पॉलिटिशियंस रिफ्यूज टू गिव लक्समबर्ग टू फ्रांस, और जर्मन नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी न्यूज़पेपर्स और राजनेता जो थे वो फ्रांस को लक्समबर्ग देना नहीं चाहते थे। द सेकेंड इश्यू क्रॉप्ड अप ड्यू टू द किंगशिप ऑफ स्पेन, और दूसरी समस्या स्पेन की राजगद्दी के कारण हो गई, विच हैड मेड द रिलेशन बिटर बिटवीन बोथ द कंट्रीज। इसने दोनों देशों के बीच में जो संबंध थे उसको और बिगाड़ दिया या कड़वा कर दिया। एंड द वार ट्रम्पेट्स स्टार्टेड ब्लोइंग इन द एंड, और आखिर में युद्ध के नगाड़े बजना प्रारंभ हो गए। मीन्स कई इश्यूज सामने आ गए थे। अब फ्रांस और रशिया में युद्ध के नगाड़े बजना शुरू हो गए, और हुआ भी वैसा ही। द वार ब्रोक आउट बिटवीन फ्रांस एंड रशिया ऑन 15th of July 1878। 15th जुलाई 1870 ईस्वी में फ्रांस और रशिया के बीच में युद्ध चालू हो गया। द जर्मन आर्मी अटैक्ड फ्रांस फ्रॉम 3 साइड्स। जर्मनी की जो सेना थी उसने फ्रांस पर 3 तरफ से हमला कर दिया। फ्रांस वाज डिफीटेड इन द वार्स ऑफ बिसेनबर्ग एंड ग्रेवलेट। फ्रांस बिसेनबर्ग और ग्रेवलेट के युद्ध में हार गया। The most important war was fought on 2nd September 1870 AD, in which the Prussian commander von Moltke completely defeated the French army। और सबसे अहम युद्ध 2 सितंबर 1870 ईस्वी में हुआ, जिसमें प्रशियन कमांडर बॉन मोल्टक ने फ्रांस की आर्मी को पूरी तरीके से परास्त कर दिया। नेपोलियन थर्ड सरेंडर। नेपोलियन थर्ड जो थे, तृतीय जो थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो उन्होंने हार मान ली। बिस्मार्क परफॉर्म्ड द कोरोनेशन ऑफ द जर्मन किंग विलियम फर्स्ट on 18th January 1871 AD in the renowned palace of Versailles। और बिस्मार्क ने जर्मन किंग विलियम फर्स्ट को 18 जनवरी 1871 एडी में राज्याभिषेक किया। कहां किया? वर्साय के प्रसिद्ध महल में, तो उन्होंने उसका राज्याभिषेक कर दिया। द वार बिटवीन रशिया एंड फ्रांस एंडेड ऑन 28 फरवरी 1871 एडी। और रशिया और फ्रांस के बीच में 18 फरवरी 1871 ईस्वी में युद्ध समाप्त हो गया। The representative of both the countries signed the Treaty of Frankfurt on 21st February 1871 AD। और दोनों देशों के जो प्रतिनिधि थी उन्होंने 21 फरवरी 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट के समझौते पर साइन किया। अंडर दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के तहत फ्रांस हैड टू हैंड ओवर द ट्रेटीज ऑफ एल्सास एंड लोरेन विथ मेज एंड स्ट्रॉम्बर्ग टू जर्मनी। इस ट्रीटी के तहत
समझौते के तहत फ्रांस को अल्सास, लोरेन, मेस और स्ट्रोमबर्ग जर्मनी को देना पड़ा। फ्रांस was compelled to give 20 crore pounds as war compensation, which it had to pay in 3 years. और फ्रांस को 20 करोड़ पॉन्ड्स युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा, जो उसे 3 साल में देना था, 3 वर्षों में देना था। अब ये सब अपन देख के, सब कुछ जो हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी हो गया। It may be said that the unification of Germany was possible due to the policy of blood and iron, with the determination, extreme courage and diplomatic skills of Bismarck. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जर्मनी का जो यूनिफिकेशन था वो लोहा और खून की नीति, बिस्मार्क का दृढ़ निश्चय, परम साहस और कूटनीतिक कुशलता के कारण संभव हो सके। तो हमारा यही टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड होता है। आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।